हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब क्लास 10th का टॉपिक था हीटिंग इफेक्ट आया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको जल्दी से पढ़ते बिना समय वेस्ट किए। और हाल चाल सबका बढ़िया, मैं भी जानता हूँ। अब सुनो, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग मतलब क्या समझते हो? मतलब कोई चीज गर्म हो गई, वो हीट हो गया। हम लोग इतना जानते हैं, सही पकड़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ गया, हॉट हो गया, तो वो हीटिंग इफेक्ट हो गया। ठीक है। अब सुनो, कभी कभी जब भी हमारे जो अप्लायंस होते हैं, होम अप्लायंस, अप्लायंस मतलब समझ रहे हो ना, जो हमारे घर में लगे रहते हैं, टीवी, कूलर, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, ये सब अप्लायंस। ठीक है। ये जो अप्लायंस लगे होते हैं हमारे कमरों में, और फिर ये तो करंट लेते ही होंगे, इनके पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती होगी सर्किट से। लेकिन कभी ये सोचे कि ये जो पंखा चल रहा है, ये चलते 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 एक समय पे बहुत हीट हो जाता है। सोचे हो ना? कभी सोचे हो ऐसे छू के? भाई, पंखी ना पकड़ लेना, तो हाथ का के छू के चला जाएगा, फिर बताना। ठीक है। तो गर्म हो जाता है ना, बल्ब छूते हो, बल्ब भी गर्म हो जाता है। तब कभी सोचे कि नहीं, क्योंकि ये हीट क्यों रिलीज हो रहा है? कभी सोचे? कहीं दग न जाए, ऐसे सोचे? अब मैं बता रहा हूँ, सोचे होगे कि नहीं सोचे होगे, सोचा दे रहा हूं मैं। सुनो, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, उसी के हिसाब से वो उसके पास जाती है। अगर वो कितने भी एम्पियर का होगा, उसी इतने एम्पियर पे जाएगी। लेकिन अगर उसको अपनी पंखी को रोटेट करने के लिए, फैन को जितना भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था, वो तो उसके पास चली गई और वो घूम रहा है, हमको हवा दे रहा है। लेकिन जो बचे हुए इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब कर लेती है ऐसा हीट में, और वहां से हीट आपको बाहर दिखेगी, और फिर उस अप्लायंस से हीट निकलते हुए दिखेगा, और आपको छूते हो तो आपको गर्म महसूस होता है। ठीक है। अब सुनो, कभी भी ना इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट हमारा फ्लो करता है, वो रेजिस्टेंस के हिसाब से, वो रेजिस्टेंस जब उसको रेजिस्ट करता है ना, तो वहां पे वो हीट एनर्जी वहां पे फ्लो करने लगती है। ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है। अब मैं कहूँ, मैं इस पेन को ले जा रहा हूँ और ये हाथ रखा हूँ, ऐसे दबाते रहूं तो पसीने मेरे गिरेंगे, क्योंकि हीट जनरेट हो रहा है ना। वैसे वहां भी वो चीज रोकता है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। अब समझो, जब इतना चीजें मैंने बता दिया, तो मतलब जाहिर सी बात है, अगर किसी भी चीज से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, करंट उसके निकल रहे हैं, तो वहां हीटिंग जरूर होगा, हीट जरूर होगा। पंखा नाच रहा है करंट से, तो वहां हीट जरूर होगा। बल्ब ग्लो कर रहा है, वहां भी हीट जरूर होगा। ठीक है। बस फर्क इतना होता है, वो अगर ज्यादा समय तक चल रहा है, तो आपके हीट एनर्जी ज्यादा होगी ना, वो फिर दिक्कत कर जाएगी, बहुत ज्यादा हीट होने लगता है ज्यादा समय तक। ठीक है। अब इक्वेशन चलो बनाया जाए, ठीक है। एक सर्किट है आपके पास, उसमें आपको पावर, पहले सुनो, पावर जो होता है ना, वो पावर इज इक्वल टू, पहले क्या पढ़ते थे, डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू अपॉन टी तो पावर में पढ़ते थे, किससे अलग पढ़ते थे? तो डब्ल्यू अपॉन टी पावर में होता था। मतलब अगर मैं ये पावर की बात करूं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी का ये तो वर्क, ये तो आपका उसका वर्क का हो गया ना, फार्मूला जो क्लास 9 में पढ़ने आ रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर होता है, उसका होता है P इक्वल टू बी आई। ये इलेक्ट्रिसिटी का पावर है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पावर, ये B क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। और ये I ऐसे नहीं बनता है, I ऐसे बनता है, लेकिन मेरा फैशन चलता है, I ऐसे बनता है। ठीक है। अब जब इतना चीज समझ गए हो, अब सुनो, ये आपको मैंने इक्वेशन बस ऐसे दिया था कि आप लोग जान जाओ, पढ़ लो। अब एक आपको सर्किट दे दिया जा रहा है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपका फ्लो कर रहा है। अब सुनो, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, तो वहां जाहिर सी बात होगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, क्योंकि बैटरी से ही तो जा रही है पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल के पास। तो अगर मैं कहूं, वहां पे आपका जो पावर पावर होगा, वो होगा बी हो जाएगा, और जो आई होगा वो आई हो जाएगा। मतलब पावर इज इक्वल टू बी आई। ठीक है, बात समझ में आया? अब अगर पावर इज इक्वल टू बी आई होता है, तो हम अगर ये बता दें, आपके पास देखो, ये जो वर्क है ना, P इंटू टी, अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे लाके लिख दे रहा हूं, मतलब इंटू कर दो P इंटू टी। ठीक है, P इंटू टी, और ये W W इधर हो जाएगा, तो ये P कट गया ना, बचा क्या, W इज इक्वल टू बिथ, BIT, बिथ मैं इसको कहता हूं। ठीक है। बिथ एक जगह है बेल्लौर में, उसी को याद रखते हुए। और ये जो वर्क है ना,
वो वर्क बदल जाएगा एच में, हीटिंग इफेक्ट वर्क एनर्जी का, ये हीटिंग एनर्जी का वो हो जाएगा वित्त में। ठीक है, अब सुनो, वित्त में हो गया। अगर जब भी आप समय ज्यादा लोगे ना, समय ज्यादा लोगे तो हीट एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। मतलब अगर किसी अप्लायंस को आप रोटेट कर रहे हो बहुत ज्यादा, वो समय ज्यादा ले रहा है, कब से पंखा चल रहा है, तो वहां हीटिंग एनर्जी ज्यादा निकलेगी ना, कि कम निकलेगी? ज्यादा निकलेगी हीटिंग एनर्जी। तो जाहिर सी बात है ये एच हीटिंग एनर्जी आपकी हो जाती है बी आई टी बिट में। अब इसको चेंज करना चाहो तो इसको आप बी के जगह आई आर लिख सकते हो, क्योंकि बी इक्वल टू आई आर, तो आई आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, आर अपने जगह और टी अपनी जगह। एच इज इक्वल टू बी आई टी बिट भी ले सकते हो, नहीं तो आई स्क्वायर आर टी भी ले सकते हो। अब यहाँ से एक पैटर्न आता है वो सुन लो। अब यहीं पे आता है ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो। जूल्स कह रहे थे कि ये जो मतलब ये जो करंट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीटिंग के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके हीटिंग एनर्जी के लिए, और इसका स्क्वायर, करंट का स्क्वायर हीटिंग एनर्जी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो टाइम अगर टाइम ज्यादा ले रहे हो तो हीटिंग एनर्जी भी ज्यादा ही होगी, हीट ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा तो हीटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई कि अभी भी नहीं समझ में आया? अरे अब तो आ गया होगा यार, इतना ही समझ जाओगे आप। इसी से ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, बस जूल पूछ लेगा व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यही पूछ लेगा और यही आपको बनाना है, इतना ही। और इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस यही बताना। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन लगा लो, अब इसके कुछ क्वेश्चन लगा लो कि हीटिंग एनर्जी से कुछ क्वेश्चन लगा लिया जाए, जिससे ना हो कि हमने कुछ क्वेश्चन भी नहीं लगाए। ठीक है, किताब आपका यहीं पे है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है तो वो देख लो। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगी ना, तो एनसीईआरटी बुक जरूर ओपन कर लेना है। उस पे पेज नंबर 217 एग्जांपल नंबर, पेज नंबर अगर चेंज भी हो गया होगा तो एग्जांपल 12.11। ठीक है, क्वेश्चन है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड। तो 100 जूल, तो जूल मतलब क्या, H इज इक्वल टू 100 जूल, क्योंकि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जूल में ही होती है। ठीक है, एनर्जी की आपकी, तो H इज इक्वल टू 100 जूल, और R क्या लिखा है, मतलब पहले बोला इज प्रोड्यूस ईच सेकंड, मतलब टाइम हो गया T इज इक्वल टू 1 सेकंड, R इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। बी फाइंड करना, कैसे करेंगे भाई? अरे यार सबसे मस्त चीज सुनो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बोला था ना मैंने। अगर बी फाइंड करना, बी इज इक्वल टू आई आर होता है, मतलब आई फाइंड करना जरूरी है। तो हमारे पास एच है, टी है, आर है, तो आई नहीं कर जाएंगे, मतलब आई इज इक्वल टू एच अपॉन आर टी, और ये आई स्क्वायर है तो आई इज इक्वल टू ये पूरा अंडर रूट एच अपॉन आर टी, ये हो गया। और एच की वैल्यू क्या है भाई, 100 ये हो गया, और आर की वैल्यू क्या है 4 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू अंडर रूट पूरा है 100 और ये 4, इसको कट आउट करेगा 4 तो क्या आ जाएगा 25, और i इज इक्वल टू अंडर रूट 25 क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब 5 एम्पियर ये हो गया, i इज इक्वल टू 5 एम्पियर आ गया भाई, और होता है b इज इक्वल टू आई आर, तो b इज इक्वल टू आई 5 इंटू आर 4, b इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 20 वोल्ट हो गया। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, एग्जांपल नंबर 12.10 आपको करना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, पीछे देखूंगा ही नहीं। अब सुनो, आगे बढ़ते वक्त एक टॉपिक और है, पार्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या होता है, हम लोगों के समय में ये था ही नहीं, ये टॉपिक ही कट गया था। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ाना है, पढ़ाने से मतलब रखना है। देखो सुनो, अब समझो, सुनो, जो हमारे बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट ये सब जो होते हैं ना, फिलामेंट होता है बल्ब में, टंगस्टन तो आपके टेम्परेचर में चला जाता है, जो फिलामेंट होता है ना वो बहुत ही मतलब उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है, जिससे वो मदद आपको मिलती है ना, जिससे आपका जो क्या कहते हैं हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। टंगस्टन में भी देखोगे आपके उसमें भी रहता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसकी हाई रहती है, इसीलिए तो वो मेल्ट नहीं होता है। अगर वो मेल्ट हो जाए तो फायदा ही क्या,
तो इसीलिए तो उसकी हाईली मेल्टिंग पॉइंट होती है, और उसके वजह से वो आपका जो होता है क्या कहते हैं तम ये थर्मामीटर उसमें टंगस्टन जो लगाता है वो अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद से आप बल्ब में देखोगे, वहां भी बल्ब में देखोगे तो वहां भी आपको मिलेगा, और इससे जाहिर सी बात मालूम चल जा रही है कि बल्ब जो टंगस्टन है वो इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसके वजह से हीट थोड़ी सी निकल जा रही है। उसमें कुछ गैसेस होते हैं आर्गन के, और फिर और भी गैसेस होते हैं जो सब उसमें भरे जाते हैं, जिसकी वजह से वो चार्ज होता है। ठीक है, अब सुनो, कभी कभी ना इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें इतना ज्यादा करंट दौड़ जाता है कि कुछ कुछ हमारे होम अप्लायंस खराब हो जाते हैं। होम अप्लायंस मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, हाँ भाई वोल्टेज बहुत हाई हो गया था, इसकी वजह से वायर ये एसी दब गया, यही तो बोलते हैं। वो कैसे होता है, मतलब ज्यादा करंट फ्लो होने के नाते ना, होम अप्लायंस अगर होगा 5 एम्पियर का तो करंट फ्लो हो जाएगी 10 एम्पियर की, तो सह पाएगा नहीं, जाहिर सी बात है खराब हो जाएगा। तो वहां पे फ्यूज लगा रहता है। फ्यूज काम होता है वो आपके ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग को रोक सके, और वही वो काम भी करता है। अगर करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगा ना तो फ्यूज उसको रोक देगा और उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, और अपने खुद मेल्ट हो जाएगा, और वहां पे वो सर्किट डैमेज हो जाएगी, और डैमेज होने की वजह से होम अप्लायंस बच जाएंगे। हर होम अप्लायंस में एक एक फ्यूज लगाया जाता है, नहीं तो आप अलग से सर्किट में लगवा सकते हो, और उस हिसाब से तय किया जाता है कितने आपको, मतलब किस हिसाब से वो कंज्यूम कर रहा है, उसी हिसाब से आपको देखना पड़ता है। ठीक है, अब अगर आपकी बुक में लिखा होगा, देखो बहुत से फ्यूज होते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप लोग देखोगे ना 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ऐसे फ्यूज लगे रहते हैं। जैसा होम अप्लायंस रखा होगा उसी हिसाब से फ्यूज हम लोग लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, अब आगे आपका इलेक्ट्रिक पावर, देख लो कितने मिनट का वीडियो हुआ है, 11 मिनट का, मतलब कम ही हुआ है। तो अब इलेक्ट्रिक पावर आ जाता है। ये इलेक्ट्रिक पावर क्या है ये भी समझ लो। इलेक्ट्रिक पावर मतलब होता है, जिस देखो मैं इतना कम पढ़ा के आगे इसलिए बढ़ता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ उसी को मैं लेके चलता हूँ, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको तो ज्यादा लेके चलता हूँ, क्योंकि वो आपके पेपर में नहीं आने वाला। जो ज्यादा आने वाला वो इलेक्ट्रिक पावर तो जरूर आएगा, एक क्वेश्चन रखा है, समझ लेना। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पावर क्लास 9 में, द रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, मतलब W अपॉन टी, जहां रेट आ गया वही मतलब अपॉन टी हो जाता है। ठीक है, तो ये पहले पढ़ते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल पावर जब से आ गया, इलेक्ट्रिक पावर, तो P इज इक्वल टू बी इंटू आई, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नोन एज पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, यही कहो। अब जब से ये आ गया तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, बी की जगह आई रख लो, आई आर, तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी तो बना सकते हो, जाहिर सी बात है कि कहीं दिक्कत नहीं है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना इलेक्ट्रिकल पावर की, वो होती है डब्ल्यू, जिसको कहते हैं वाट। क्या कहते हैं, वाट, किसी से पूछना है वाट। ठीक है, ऐसे हम लोग मस्ती लेते थे और बहुत मजा लेते थे, वाट वाट। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ये कह सकते हैं ना, और वही आपका क्या हो गया, वाट हो गया, और यूनिट क्या हो गई, वाट हो गई। अब सुनो, अब जब यूनिट आपकी वाट हो गई ना, कभी कभी एक यूनिट आ जाती है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट क्या होता है सर, 1000 वाट ही ना 1 किलोवाट कहलाते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, समझ में आ रहा है। और अब सुनो, इसमें ना आपके किलोवाट पर आवर भी आ जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होने के नाते उसमें आवर भी आ जाता है। जैसे आप लोग देखते हो ना PW अपॉन टी, ठीक है, अगर इसको मैं इंटू करूं तो W क्या हो गया, वर्क डन। वर्क डन को आप क्या कह सकते हो, एनर्जी ले सकते हो, मतलब P इंटू टी, और P ऊपर लाओगे मतलब इंटू हो रहा है टाइम का, मतलब W इज इक्वल टू बिथ, जो पहले भी मैं बोला था। ठीक है, बिथ, ये बिथ हो गया, और इसी को आप क्या ले सकते हो, पावर जो कहते हो। तो पावर के साथ टाइम भी इंटू हो रहा है ना, तो अब अगर मैं बोलूं 1 किलोवाट आवर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी, पावर हट जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब 1 किलोवाट आवर। इसको 1 किलोवाट आवर को क्या कहेंगे, 1000 वाट आवर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो यही 1 किलोवाट पर आवर, मतलब पर आवर नहीं, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट आवर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आप लोग को, हो गई होगी ना। अब इसको कन्वर्ट करते हैं जूल में, कैसे, मतलब अगर कोई दे दे आपको 1 किलोवाट को, 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे ये आपको बताना रहता है। ठीक है,
और यही जो 1 किलोवाट आवर है ना, इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल में 1 यूनिट। क्या कहते हैं? 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी नोन एज 1 किलोवाट आवर, और ये 1000 वाट आवर होता है। इसी के हिसाब से आप जूल निकाल सकते हैं, मतलब 1 kWh को जूल में निकाल के दिखाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भी कर दे रहे हैं, सुनो। 1 kWh ये बोल रहा है ना, 1 किलोवाट 1000 वाट इंटू आवर, आवर को सेकंड में बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 3600 सेकंड। और ये कैसे बन जाएगा? अब इसको इंटू करो तो क्या हो जाएगा? 36,0,0,0,0 ये होगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना साइंटिफिक नोटेशन में, हमको एक पॉइंट के बाद ही जीरो चाहिए, मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट चाहिए, जीरो नहीं। ठीक है, एक नंबर के बाद पॉइंट, तो क्या हो जाएगा? 3.6 कितना पॉइंट पे आया? 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ठीक है, यही आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। एनर्जी को ही जूल्स में लेते हैं, 1 किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए इतना ही आएगा। और आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मजा आया? नहीं मजा आया होगा तो बताना, फिर से वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसके लगा लें। तो कुछ क्वेश्चन इसके अब ना इलेक्ट्रिकल पावर के, हाँ, बहुत इजी हैं, आप लोग लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी राय नहीं है ना कुछ तुरकम चीज है। ठीक है, क्वेश्चन पहले देख लो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? 12.12 एग्जांपल है बाबू लोग। तो पावर इज इक्वल टू बी इंटू आई होता है, बी दिया आई दिया इंटू करके निकाल लो वाट में। फिर बोला एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट 8 आवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डे एट 3 पर kWh? तो सबसे पहले सुनो, सबसे पहले एनर्जी निकालने के लिए आपको इंटू करना पड़ेगा ना, मतलब अगर आप देखोगे एग्जांपल के पीछे भी जाओगे सॉल्यूशन में, वो आपको पहले देगा टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना होता है, उसको आपको सबसे पहले 400 वाट इंटू 8 इंटू 30 ये तीनों कर देना, जो आएगा वो आपका हो जाएगा वाट आवर। उसको किलोवाट में कर लेना। किलोवाट आवर को आपका दिया ना कितना रुपए में हो रहा है? 1 किलोवाट आवर 3 रुपए में, तो जितना आया ऊपर से कैलकुलेट करके उसको 3 से इंटू कर देना, वही आपका टोटल रुपीस हो जाएगा जितना आपको पेड करना है। फिर से समझा रहा हूँ, वो तीनों चीज दिए थे ना, क्योंकि वो तीनों चीज टोटल एनर्जी का डे कंज्यूम करने के लिए, वो तीनों चीज से इंटू कर लेना, डे आवर पर डे से भी, और जितना 30 दिन का उससे भी इंटू कर देना 400 वाट को, जो आएगा उसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना। और किलो वाट आवर दिया है कि 1 किलो वाट आवर का 3 रुपए ले रहा है, तो इंटू कर देना, रेट 288 आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? रुपया, जितना आपको पे करना है। ठीक है, अब आई होप पूरा चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कहीं किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर होगी तो मुझसे पूछेगा, और हो सके तो एनसीईआरटी के जो पीछे एक्सरसाइज है ना, उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कहीं भी कुछ मत छोड़ना, मैं जरूर कह रहा हूं, तो एकदम टॉप करोगे, इलेक्ट्रिसिटी एकदम मजबूत हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय, चलता हूं, और अगला कौन सा वीडियो आएगा वो जरूर बताऊंगा।